सर, अभी आप जब बता रहे थे रानी दुर्गावती के किले का आपने जिक्र किया, तो मुझे ध्यान आया कि पिताजी मेरे जबलपुर में पहुँचते और हम छोटे थे तो गर्मी की छुट्टियों में जाया करते थे। तो रानी दुर्गावती के किले तक जाना भी हम लोग का एक निश्चित कार्यक्रम हुआ करता था। बहुत पुरानी बात है, इस मेरे ख्याल से 88-89 की बात है। तब से अभी तक परिस्थितियाँ बहुत बदली होंगी। मंडला जो है वो ट्राइबल बेल्ट है, आपने खुद बताया। और वहाँ आदिवासियों के लिए सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक बड़ी बात है। तो पिछले जो ये आप 6 बार लोकसभा के सांसद रह लिए वहाँ से, इस बीच में मंडला कितना बदला और आगे किस दिशा में जा रहा है, इसके बारे में हमारे दर्शक आपसे सुनना चाहेंगे। देखिए, मंडला जो संसदीय क्षेत्र है, चाहे डिंडोरी की मैं बात करूं, मंडला, सिवनी और नरसिंहपुर की, आज हमारे जो एक उस समय जो परिस्थिति थी, तो पिछले आपको घटनाक्रम पता होगा। मैं 96 में पहली बार जब मेंबर पार्लियामेंट हुआ, तो जिस रेलवे का अमान परिवर्तन का काम हमने उस समय 96 में जब प्रारंभ हुआ, तो गोंदिया से प्रारंभ हुआ। उस समय मैं फाउंडेशन में गया था। और इसके बाद ये जो रेलवे की यात्रा थी छोटी लाइन में, साउथ ईस्टर्न रेलवे का, हमने लगातार वहां से बालाघाट, नैनपुर, मंडला फोर्ट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट और नैनपुर से घनसौर होते हुए जबलपुर। तो ये बाद में सेंक्शन करने के बाद फिर हमने जबलपुर से इस योजना को प्रारंभ किया कि ताकि जबलपुर से थोड़ा नजदीक होगा और जबलपुर से ट्रेनों का आवाजाही शुरू हो सकती है। ये एक बहुत बड़ी परियोजना, और इसलिए कल्पना हमने किया उस समय जब अटल जी नेता प्रतिपक्ष थे, तो उसी छोटी लाइन से जबलपुर से वो यात्रा किए नैनपुर तक। और नैनपुर जो हमारा जंक्शन है, तो उस छोटी लाइन यात्रा किए। और मैं इस बार ये हम प्लान कर रहे हैं कि 25 दिसंबर को अटल जी का जन्मदिन है। इससे पूरे परियोजना को हम पूरी तरीके से मंडला फोर्ट और नैनपुर से बालाघाट ये पूरा कनेक्ट कर रहे हैं। और मैंने रेलवे मंत्री जी से, पीयूष जी से, अभी इस बार 2 बार मेरी बातचीत हुई है। इस परियोजना के पूर्णता की स्थिति में हम 25 तारीख को इनाग्रेशन करने का हमने तय अभी कर रहे हैं। और 25 तारीख मोदी जी तौर से पीयूष जी ने कहा है कि हम ऑनलाइन करेंगे। और मैंने उनको कहा है कि 25 अगर दिसंबर को करेंगे तो हमारे लिए और इस क्षेत्र वासियों के लिए, आदिवासी क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए, कि अटल जी को उस समय याद किए और आज फिर हम याद करेंगे, क्योंकि उनके परिकल्पना से इस काम को पूरा हुआ। एक तो रेलवे का कनेक्टिविटी हमारा ये बढ़ गया। दूसरा, अटल जी ने हाईवे जो जबलपुर, आपको क्योंकि जबलपुर से आपका संपर्क है, तो जबलपुर का हाईवे अटल जी ने मंडला, चिल्फी, छत्तीसगढ़ को जोड़ने का काम प्रारंभ किया। ये भी हमारा काम पूर्णता की स्थिति में लगभग 10% काम रह गया है। उसको हम इस दिसंबर और जनवरी तक ये जो मंडला और जबलपुर का थोड़ा बीच का पोर्शन फॉरेस्ट के कारण रोका था, परंतु इन 2 महीने में इस काम को भी, इस नेशनल हाईवे को पूरा हम करने वाले हैं। और बाकी का मंडला से चिल्फी वाला तो पूरा हो गया। एक हमारा जो हाईवे नंबर 7 था जबलपुर से लखनादौन, ये पिछली सरकार जो यूपीए की सरकार थी, इसने सिवनी के बाद इसको पैच के कारण इसको रोक दिया था और उस लाइन को डाइवर्ट किया। इसके कारण हमारे सिवनी क्षेत्र की जनता ने बहुत आंदोलन किया। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने हैं, तो हमने इस परियोजना को भी पूरा करने का, नितिन जी ने इसका पूरा फ्लाईओवर बना दिया और अब वो काम लगभग 99% पूरा हो गया है। मुझे लगता है ये भी 1-2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। और यहां से लेकर अब जबलपुर का ये जो 4 लाइन है, ये सारी स्थिति को आप देखेंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि चाहे नरसिंहपुर का हिस्सा लखनादौन से लेकर सिवनी, नागपुर, और सिवनी लखनादौन से लेकर के जबलपुर, जबलपुर से मंडला, यहां से लेकर रायपुर, कवर्धा, और जबलपुर से अभी नर्मदा हाईवे एक्सप्रेस हमारा अमरकंटक तक, ये हमारा हाईवे डिक्लेयर हुआ। इसमें भी काम अभी बहुत चलने वाला है। इसका पूरा नोटिफिकेशन हो गया, अभी फिनिशिंग हो गई है, काम इसका अभी बहुत जल्दी प्रारंभ होने वाला है। फिर दूसरा हमारा डिंडोरी चाबी, ये जो अंदर वाली एक रोड है,
एक हाईवे मंडला और इसको गोंदिया से जोड़ेंगे और आगे इसको सिवनी हम ले जाएंगे। तो इस प्रकार का पूरे मंडला, सिवनी और यहाँ से डिंडोरी, ये पूरा हमारा जो कनेक्टिविटी है, हाईवे है, इसको हमने पूरा करते देख रहे हैं। तो मुझे लगता है मंडला के आवागमन के लिए, पूरे स्टेटों को जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनको जोड़ने के लिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये काम हमने अभी प्रारंभ किया है। और इसके साथ साथ मंडला को, एक मैंने हेल्थ में था तो मेडिकल कॉलेज की हमने सौगात मंडला को दिया, उसमें भी हमने अभी काम प्रारंभ किया है। एक बहुत बड़ा एक परियोजना मंडला को, जिसमें उस समय माधवराव जी थे, तो हमारी लड़ाई इस विषय को लेकर कि शिवपुरी चुटका, और हमने बहुत लड़ाई इसके लिए लड़ने के बाद सफलता प्राप्त हुई। आज हम फर्स्ट फेज का काम, जो पुनर्वास की व्यवस्था है, उसको पूरा कर रहे हैं। और ये आज की तारीख में जो उस समय प्रोजेक्ट बना था, 22,000 करोड़ पावर प्लांट, ये हमारे मंडला को चुटका में मिला है। ये भी हमारा काम शुरू हुआ है। सिंचाई के जितने बड़े बड़े जो परियोजना है, पहले हम नहीं कल्पना कर पाए, परंतु आने के बाद कोई ऐसा क्षेत्र बाकी नहीं है। एक अच्छी बात मंडला, डिंडोरी, सिवनी के अंदर है कि आज की तारीख में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कोई ऐसा गांव, डिंडोरी, मंडला और सिवनी का जो मेरा जो क्षेत्र है, नरसिंहपुर वाला जो गोटे गांव का क्षेत्र, कोई ऐसा गांव बाकी नहीं है जहां पर पक्के सड़कों से हमने नहीं जोड़ दिया। कुल 23 गांव, जो मोहल्ला जिसको हम कहते हैं टोला पारा, वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है, उसमें हम काम बढ़ा रहे हैं। बिजली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कल्पना किया था कि पिछले दिसंबर तक प्रत्येक गांव को हमको जोड़ना है। ये हमने कल्पना किया और आज पूरे इस निर्वाचन क्षेत्र के अंदर प्रत्येक गांव को बिजली से हमने उनको जोड़ दिया, पावर से। थोड़े जो टोला पारा जिनको हम कहते हैं, उसका विस्तार हम कर रहे हैं, परंतु पूरे ऐसे गांव जो ग्राम पंचायत जिनको कहते हैं, गांव कहते हैं, जो हमारे रेवेन्यू विलेज है, उन सारे के सारे गांव को हमने जोड़ा है। और ये कल्पना तो अभी जब एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट की जब बात आई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कल्पना थी, तो इसको लेकर के मेरे मन में ये बात थी कि डिंडोरी, मंडला इस अगर एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट में आ जाएंगे तो मेरे को और थोड़ा काम करने का अवसर मिलेगा। देखिए, मैं कई बार कल्पना करता हूं कि ये पूरे मेरे निर्वाचन क्षेत्र का कोई जिला इसमें नहीं आया, तो मैं ऐसा मानता हूं, मैं तो लोगों को भी कहता हूं कि ये परिश्रम का ये फल है हमारे नेताओं का। और मैंने जिस लगन के साथ, तत्परता से एक एक गांव, एक एक क्षेत्र को जोड़ने का प्रयास किया, इसके कारण आज इससे हम ऊपर उठ गए। और मैं ये कह सकता हूं कि पूरे क्षेत्र को देखें, इस बार मैंने नई परिकल्पना किया है अभी कोविड के समय, और ये मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को बहुत मुझे कहा कि ये जो मजदूरों वाला जो विषय है, जब हमारे प्रवासी मजदूरों का जो घर वापसी का जब समय आया, तो मैंने पहली बार प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि हमारे सामने ये संकट आ सकते हैं कि लोगों का भागदौड़, और इसके कारण प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए बहुत कड़ाई के साथ फैसला किया। और इसके कारण मैंने कोशिश किया है अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंदर चारों जिले में कि जो लोग प्रवासी मजदूर के नाते आए, उनको रजिस्ट्रेशन करा करके उनके लिए विशेष व्यवस्था, वहां पर उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए मैंने व्यवस्था किया। और जो प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा का जो अमाउंट बढ़ा दिया, इसके कारण मैंने तालाब, फिशरीज को मैंने इस बार व्यक्तिगत जनपद तक बैठ करके एक एक कलेक्टर अधिकारियों से मैंने कहा कि फिशरीज में कितने तालाब बनेंगे, उनमें उसकी पैदावार कितनी होगी। एवरेज मैंने निकाला है कि लगभग 6 महीने में करीब आधा केजी फिशरी, और उसका एवरेज निकाले आज 150 रुपए केजी अगर मिलता है, तो उसका आधा केजी हम मान करके 75 रुपए। तो एवरेज अगर 1 हेक्टेयर में, क्योंकि तालाब जो मनरेगा में बने हैं वो 1 हेक्टेयर को प्राथमिकता उन्हें दिया, उसमें लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए की मछली बेच करके वो अपना आर्थिक दृष्टि से सक्षम हो सकते हैं। और अभी जैसे जनवरी में
अगर पानी खाली हो गया तो उस पर गेहूं डाल सकते हैं, और उसमें हमको लगभग 30,000 रुपए वो हमको उससे गेहूं से मिल सकता है। अगर 15 बोरे अनाज भी हुआ, अनाज या 20 हुआ तो 40 हुआ। तो इस प्रकार के 40 से 50,000 हमारा जो एक्स्ट्रा फसल निकाल करके उससे ले सकते हैं। तो हम कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए पर हेक्टेयर हम किसान को देने का फैसला किया। और इस बार जो पेड़ बंधान में हमने मेड़ बंधान किया है, उसमें प्रत्येक मेड़ बंधान के अंदर मैंने अरहर की फसल लगवाई, तिल लगवाई। मैंने ये कहा पूरे प्रशासन को कि ये आप प्रयोग कीजिए, इसके कारण कृषि में किसानों की आय को बढ़ाने का एक तरीका आप इसको आजमा करके देखिए। मुझे बहुत प्रसन्नता है, इस बार मेरे सारे कलेक्टरों ने कहा ये आपने ये जो नई तकनीक हमको आपने बताया है, इसके कारण पूरे इन जिलों के अंदर आज आर्थिक दृष्टि से लोगों को हम उनकी इनकम बढ़ाने के बारे में, किसान की आय बढ़ाने के बारे में हमने प्रयास किया। और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक कारण है, और इसको मैं निरंतर अब आगे बढ़ा रहा हूँ। तो ये अनुभव इससे आया है लोगों के लिए। जरूर मेरे आदिवासी क्षेत्र होने के कारण मेरे यहाँ बैगा जनजाति के लोग हैं, वो पीटीजी ग्रुप में आते हैं। तो इनकी संख्या इस लोकसभा में लगभग 2 लाख के आसपास आबादी होती है। मैंने इसके लिए कल ही मैंने मंत्री जी से मिला था, प्रकाश जी से, और मैंने कहा कि आप मेरे साथ चलिए एक बार बैगा चक्र। मैं जितना भी जो फॉरेस्ट लैंड है उसमें हम इनको खेती कराएंगे, और जड़ी बूटियों का काम हम करेंगे, और उसमें से जो पैदावार होगी आधा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ले और आधा वहां के स्थानीय जो बैगा जनजाति के लोग हैं। ये मैंने कहा है, तो उनने एग्री किया है इस बात के लिए कि आप प्लान इसका बनवाइए। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं 99-2000 में जब मैं ट्राइबल विभाग में था, उस समय ये प्रयोग मैंने किया था अटल जी के समय, तो बहुत लोगों को हम काम दे पाए थे। तो इस प्रकार की स्थिति बनेगी, और मैं चाहता हूं कि बहुत अच्छी स्थिति में आज मंडला खड़ा हो गया है। ये जरूर है कि वहां गरीबी है, लोगों को काम चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, ये एक समस्या बन रही है। क्योंकि वहां पर इस प्रकार का कोई बड़े उद्योग धंधे और ये नहीं है, क्योंकि खेती पर निर्भर है। इसलिए मेरी कोशिश है कि खेती को और कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं, इससे आर्थिक संसाधन कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये मैं प्रयास पूरे कर रहा हूँ। जिसमें हमारा रेशम का है, शहतूत के लिए मैंने कहा है, हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा के लिए कहा है, और जैसे मैंने अरहर, फिशरी, और ये जो चीजें मैं करा सकता हूँ जो आपके सामने देख करके, इसके बारे में प्रयास कर रहा हूँ। ये हमारे लिए मुझे लगता है कि मंडला जैसे संसदीय क्षेत्र के लिए ज्यादा उपयोगी हो सकता है। इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। सर, अभी आपने उत्तर जो दिया ये बहुत विस्तार से था। इसमें सारे पॉइंट्स आपने मेरे ख्याल से कवर किए, और 3 चीज़ें जो हाईलाइट मुझे लगी, मैं उसको दोबारा से एक बार बोलना चाहूँगा। और शायद इससे हमारे दर्शक ये समझ पाए कि कोई 6 बार सांसद लगातार क्यों बन पाता है। इतनी बड़ी लोकसभा के अंदर 23 ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पे अभी सड़क नहीं पहुँची। ये गिनती ध्यान होना, और उससे भी बड़ी बात है कि सिर्फ 23, ये बताता है कि कोई सांसद इतना लोकप्रिय क्यों है। दूसरी चीज़, सड़कों और सिंचाई के ऊपर जो आपका फोकस है, वो ये बता रहा है कि ग्राउंड रियलिटी जो होती है उसको समझ के ही उपाय बनाने चाहिए। और चूंकि आप उसकी ओर ध्यान दे रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि इंडस्ट्री नहीं है और बड़ी इंडस्ट्री का आना वहाँ पे मुश्किल काम है, तो जो खेती है उसकी ओर ध्यान देना होगा। खेती और रोड कनेक्टिविटी, 2 चीज़ों को अगर आपने कर दिया तो एक ट्राइबल एरिया वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट से बाहर हो गया। ये एक अचीवमेंट है जिसको शायद ही वही लोग समझ पाएंगे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के पूरे मापक मानदंड जो है उसको ध्यान से समझते होंगे। फिर जो आपने वो बताया अरहर और उसकी तिल की वो बाउंड्री, ये इनोवेशन ज़बरदस्त है। और मुझे लगता है कि ये ऐसी चीज़ें जिसको हर जगह पे अप्लाई होना चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको जिससे भी मिलते हैं उन तक ये बात पहुंचाएं कि जो मेड़ है उसको अगर वहाँ पे आप अरहर और तिलहन जैसी चीज़ें लगाते हैं तो आपकी
किसानों की आय बढ़ती है। और ये एक ज़बरदस्त इनोवेशन है, और इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई सर।